कहानी की स्टार्टिंग होती है और हमें ब्लॉसम विलेज दिखाया जाता है। फीमेल लीड जोई अपने गांव के कुछ रहस्य बातों के साथ इस कहानी की स्टार्टिंग करती है। वो बताती है कि उसके गांव में हर साल गांव की ही किसी जवान और कुंवारी लड़की को पहाड़ के देवता के साथ शादी करने के लिए चूज किया जाता है। चूज की गई लड़की को दुल्हन की तरह सजाकर गाँव के पहाड़ के अंदर भेज दिया जाता है। गाँव वालों का ऐसा मानना था कि अगर वो लड़की 1 साल के अंदर वो पहाड़ से सही सलामत बाहर निकलती है और उसके हाथ में उसका और पहाड़ देव का बच्चा होता है तो ये गाँव के लिए ब्लेसिंग साबित होती है। उस साल गांव में बहुत सारी बारिश होगी, बहुत सारे फसल होंगे और गांव पूरी तरीके से खुशहाल रहेगा। लेकिन जिस साल लड़कियां पहाड़ के अंदर जाती है और 1 साल के अंदर वो अपने बच्चे को लेकर वापस नहीं आती, उनका कभी भी कुछ भी पता नहीं चलता। वो एक तरीके से पूरी तरीके से गायब हो जाती है, जिसे देखकर कई सारी लड़कियां डर जाती है और वो पहाड़ के देवता से शादी न करने की वजह से गाँव को छोड़कर ही चली जाती है। और इस साल कोई भी पहाड़ के देवता की दुल्हन बनना नहीं चाहता था, जिस वजह से गाँव के मुखिया बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। और तभी जोई उनके सामने आ जाती है और पहाड़ के देवता की दुल्हन बनने की बात करती है, जिसमें मुखिया उसे टाल देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इस साल जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले ही साल तुम्हारी बहन दुल्हन बनी थी और वो बच्चे को लेकर वापस भी नहीं आई थी। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि तुम बच्चे को लेकर वापस आ सकती हो। अब सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि ये 28 ईयर की है और क्या पता ये अभी शुद्ध भी होगी या फिर ये अपनी बहन की तरह अशुद्ध होगी जो कि बच्चे को पैदा नहीं कर सकती है। ये सुनकर जोई मुखिया से कहती है कि मैं पूरी तरीके से पवित्र हूँ और मैं पहाड़ के देवता के बच्चे को जन्म देने के लिए भी तैयार हूँ, इसलिए आपको इस बार मुझे भेजना चाहिए। अब मुखिया के पास भी कोई रास्ता नहीं होता है और कोई लड़की जाने के लिए भी रेडी नहीं होती है, इसलिए मुखिया को जोय को वहाँ पे भेजना सही लगता है और इसलिए वो उसे फाइनल कर देते हैं और काफी खुश होते हैं। लेकिन जोय किसी मकसद की वजह से यहाँ पे आई होती है और वो मुखिया के हाथों पर बना हुआ एक टैटू को भी नोटिस कर लेती है। दूर खड़ी जोय की स्टेप मदर जो कि मुखिया के साथ ही काम करती थी, वो भी उसे ध्यान से देख रही होती है और सोचती है कि आखिर वो ये सारी चीजें क्यों कर रही है। और तभी जोय पास्ट में हुई कुछ बातों के बारे में सोचती है। 10 साल पहले ये दोनों बहनें ऐसे ही घूमते हुए इस पहाड़ के पास आ गई थी, जहाँ पे जोई अपनी बड़ी बहन से पूछती है कि आखिर क्यों लड़कियों को पहाड़ देवता के साथ शादी करने के लिए इस गुफा में आखिर क्यों भेजा जाता है, मुझे इसके बारे में जानना है। तभी इन्हें गुफा के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है, जो कि ये देखकर जोई की सिस्टर उसे कवर कर लेती है और कहती है कि इन आवाजों को हमें नहीं सुनना चाहिए। ऐसा कहते हुए अपनी बहन को लेकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जोई सोकर उठती है और अपने हाथों में शादी की ड्रेस लेकर बाहर निकलती है। बाहर उसकी माँ कुछ लोगों के साथ खड़ी होती है। जोई काफी एक्साइटेड होती है और कहती है कि मैंने शादी की ड्रेस रेडी कर ली है। ये सुनकर उसकी माँ उसे कहती है कि अभी हम शादी के कपड़े तुम्हें नहीं पहना सकते हैं, उससे पहले हमें तुम्हारी जांच करनी होगी और तुम्हें कुछ बातों को भी सीखना होगा, उसके बाद ही तुम वहाँ पे जा सकती हो। ये सुनकर तो जोई बिल्कुल भी नहीं डरती है और बहुत ही एक्साइटेड के साथ अपनी माँ और दोनों औरतों को लेकर कमरे के अंदर चली जाती है। जहाँ पे जाने के बाद उसकी माँ उसे कहती है कि सबसे पहले मुझे तुम्हारे बॉडी को चेक करना होगा कि तुम कुंवारी और पवित्र हो और क्या तुम बच्चे को जन्म दे सकती हो या फिर नहीं। तभी सौतेली माँ की नजर बेड पे छुपाए गए कुछ बच्चे पैदा करने की चीजों पे जाती है, जिसे देखकर माँ को ऐसा लगता है कि जोई पवित्र नहीं है, इसलिए वो उस पे क्वेश्चन करती है। लेकिन जोई इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करती है। वो कहती है कि मैं इन सारी चीजों के बारे में जानने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि पिछले कई बार से जितनी भी लड़कियां गईं वो वापस नहीं लौट आई और वो उनकी ही गलती थी, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि उन्हें वहाँ पे जाकर करना क्या है, इसीलिए मैं सारी तैयारी पहले से ही कर रही हूँ। इसके बाद जोई ने एक मास्टर के बारे में भी बताया कि जोई ने एक मास्टर के साथ बात की थी और उस मास्टर ने उसे देखकर बताया था कि वो देवताओं के बच्चे को जन्म देने के लिए मैं इस दुनिया में आई हूँ। ऐसा कहते हुए सबको इम्प्रेस कर देती है और इसके बाद वो सब चीजों को भी सब में बांट देती है। लेकिन जो सौतेली माँ होती है उसे कहीं न कहीं जोई पे शक होने लगता है। आगे जोई को पूरी तरीके से साफ करने के लिए नहाने के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पे जोई बहुत ही अच्छी तरीके से नहा रही होती है, क्योंकि होने वाली दुल्हन को पूरी तरीके से साफ होना होगा, बाल से लेके पैर के नाखून तक। उसके शरीर में कहीं भी मैल या फिर कीचड़ नहीं होने चाहिए। इसके बाद जोई बहुत ही अच्छी तरीके से नहाने के बाद सबके सामने आती है। सौतेली माँ जब उसकी खूबसूरती को देखती है तब वो काफी इम्प्रेस होती है। वो कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो, तुम्हारा बदन भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, इस तरीके से तुम आसानी से पहाड़ के देवता को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हो। लेकिन उससे पहले मुझे अपने आप से तुम्हें चेक करना होगा कि तुम पूरी तरीके से वर्जन हो या फिर नहीं। ये सुनकर जोई बेड पे बैठ जाती है और अपने पैरों को फैला देती है। उसके बाद उसकी स्टेप मदर आगे बढ़ती है और उसका चेकअप करती है। थोड़ी देर के बाद सौतेली माँ चेक करती है और कहती है कि तुम पूरी तरीके से प्योर हो और अब तुम दुल्हन बनने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो। कल तुम्हें पूरे गाँव के सामने दुल्हन बना दिया जाएगा और पहाड़ के देवता के सामने उनकी दुल्हन बनाकर तुम्हें भेज भी दिया जाएगा। गाँव के कुछ बड़े लोग गाँव के मंदिर में पूजा कर रहे होते हैं और तभी शादी की पूरी ड्रेस के साथ जोई को भी यहाँ पे लाया जाता है। जोई इसमें बहुत ही ज्यादा
सुंदर लग रही होती है। इसीलिए यहाँ पे जितने भी मर्द होते हैं वो उसे ललचाई नजरों के साथ देख रहे होते हैं। और फिर गाँव का मुखिया आगे बढ़ते हुए जोई से कहता है कि अपने कपड़े बदलो। ये सुनकर जोई थोड़ी सी घबराने लगती है और अनकंफर्टेबल महसूस कर रही होती है। तब उसकी सौतेली माँ उसे कहती है कि ये लोग तुम्हें देखने के लिए ही आए हैं और तुम्हें सबके सामने ही कपड़े बदलने होंगे क्योंकि ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। ये सुनकर जोई कुछ नहीं कह पाती है और अपने कपड़े उतार देती है। आसपास के जितने भी मर्द होते हैं वो जोई को अजीब नजरों से उसे देख रहे होते हैं। कुछ समय के बाद जोई को पूरी तरीके से दुल्हन बना दिया जाता है, जिसमें जोई बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है और फिर उसे दुल्हन की बगिया में बैठाकर उसे लेकर जाया जाता है। उसके चारों तरफ म्यूजिक बजाए जा रहे होते हैं ताकि इसके बारे में पूरे गाँव को पता चले। कुछ दूर जोई को बगिया में लेकर जाने के बाद उसे बगिया से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि आगे का सफर जंगल का होता है और सीढ़ियां चढ़कर जानी होती है, इसलिए जोई अपने पैरों से ही बढ़ने लगती है। जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और जोई इस बात को बखूबी जानती थी, इसलिए वो जंगल में कहीं गुम ना हो जाए, इसलिए वो जानबूझकर अपने हाथ पे पत्थर से कट लगा देती है। ये देखकर गांव के मुखिया गुस्सा उसाता है और कहता है कि ऐसे अच्छे समय पे तुम्हें ऐसा अनर्थ नहीं करना चाहिए, ऐसा लग रहा है कि तुम अनलकी गर्ल हो। ये सुनकर जोई बात को संभालते हुए कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे मास्टर जी ने मुझे बताया था कि आज के दिन मेरे साथ कोई छोटी सी दुर्घटना होने वाली है और उसके बाद मैं एक बड़े से काम को अंजाम देने वाली हूँ, इसीलिए मैं पहले से ही तैयार थी। और ऐसा कहते हुए वो अपने पास से एक पत्थर निकालकर उन्हें दिखाती है। सभी को ये बातें सही लगती है, इसीलिए लोग बिना समय गंवाए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन उससे पहले गांव के मुखिया जोई की आंखों पे पट्टी बांधने के लिए कह देते हैं। वो कहते हैं कि जंगल में बहुत सी बुरी आत्माएं होती हैं जो कि पहाड़ की देवता की दुल्हन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे होते हैं, इसीलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम उन आत्माओं को ना देखो। ऐसा कहते हुए वो जोई की आंखों पे पट्टी बांध देते हैं और इनका सफर फिर से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं लेकिन किसी को भी पता नहीं चलता है कि जोई ने अपने कटे हुए हाथ का यूज करके अपने ब्लड को गिराते हुए अपने लिए एक रास्ता तैयार कर लिया है। कुछ समय के बाद सभी लोग उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जाने के बाद मुखिया एक बार फिर से जोई से कहता है कि अंदर जाने के बाद तुम्हें पहाड़ के देवता की हर एक बात माननी होगी, तुम्हें उसे अच्छी तरीके से खुश करना होगा और तुम उसका कभी भी अपमान नहीं कर सकती हो। ये सुनकर जोई सारी चीजें करने के लिए मान जाती है। इसके बाद मुखिया जोई को अंदर जाने के लिए कह देते हैं। जब वो अंदर जा रही होती है तब यहाँ पे जितने भी मर्द होते हैं वो उसे जाते हुए देखकर अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उसे अलविदा कहते हैं। जोई को जाते हुए देखकर सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं। कुछ समय के बाद जोई गुफा के अंदर जाती है। गुफा के अंदर जाने के बाद गुफा के अंदर से उसे अजीब सी आवाजें आती हैं। आवाजों के बारे में पता लगाने के लिए वो अपने आंखों पे बंधा हुआ पट्टी खोल देती है ताकि वो अपनी बहन का रहस्य और यहाँ की ये सारी आवाजों का पता वो आराम से लगा सके। लेकिन जैसे वो अपनी आंखें खोलती है, सामने का नजारा देखकर वो पूरी तरीके से हैरान हो जाती है, क्योंकि गाँव वालों का ऐसा कहना था कि पहाड़ी देवता बूढ़ा और खड़ूस इंसान है जो कि दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन जो सामने बैठा था वो तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। जोई अपनी बहन के रहस्य के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए उसने वैसा ही किया जैसा उसकी सौतेली माँ ने उसे सिखाया था। वो उसके सामने झुक जाती है। जोई ने पहाड़ी देवता को अपना नाम बताया और उसके साथ रिलेशन स्टार्ट करने की बात की, लेकिन पहाड़ी देवता ने कोई भी पहल नहीं किया। ये देखकर जोई को अपनी माँ की बातें याद आती हैं। उसे याद आता है कि उसकी माँ ने कहा था कि पहाड़ी देवता कभी भी सामने से रिश्ता बनाने का पहल नहीं करते हैं, लड़की को ही आगे बढ़कर लड़के को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होगा। ये बातें याद आते हैं वो अपने कपड़े खुद से उतार देती है और उसके बाद वो पहाड़ी देवता के पास आती है, उसे क्लोज होने की कोशिश करने लगती है और कहती है कि आज के लिए मैं तुम्हारी हूँ, तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो। लेकिन पहाड़ी देवता अभी भी उसके साथ कुछ नहीं करता है। ये देखकर जोई खुद ही पहल करती है और उसके साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करने लगती है। वो उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज भी जाने लगती है, लेकिन तभी उसे पत्थर के दरवाजे की तरफ से कुछ चीजें सुनाई देती हैं, जिससे उसे लगता है कि शायद उसकी बहन का रहस्य वहाँ पे हो सकता है। लेकिन वो इस तरीके से बीच में से यहाँ से वो जा नहीं सकती है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि सबसे पहले वो पहाड़ी देवता का मास्क उतारेगी, जिससे उसे पता चल जाएगा कि सामने वाला लड़का कौन है। ऐसा सोचते हुए जैसे ही पहाड़ी देवता के मास्क को निकालने की कोशिश करती है, पहाड़ी देवता अचानक से अपनी आंखें खोलता है और वो अचानक से जोई पे हमला कर देता है। वो अपने मुंह से कुछ नशीले धुआं जोई के ऊपर छोड़ देता है, जिससे कि जोई नशे में जाने लगती है और वो बेहोश होने लगती है। जैसे ही पहाड़ी देवता उसके क्लोज आता है और उसके चेहरे को देखता है, वो उसे एक पल में ही पहचान लेता है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम वू होता है और वो जोई के सिस्टर का फियांसे होता है। रिश्ता पक्का होने के बाद वो जोई के सिस्टर के साथ गाँव में आता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर जोई पे जाती है, वो उसे एक पल में ही प्यार कर बैठता है और उसे उस समय वो अजीब तरीकों से भी टच करने की कोशिश करता है। अब वापस से हम कहानी में आते हैं। पहाड़ी देवता दोनों बहनों में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला था और वो जोई से वैसे भी प्यार करता था, इसलिए वो उसे नहीं छोड़ता है। वो उसे बाहों में उठाता है और बेड पे बैठाते हुए उसे किस करने लगता है। किस करने की वजह से वो थोड़ी सी होश में आती है और उसे अपने आप से धक्का देती है और तभी उसकी नजर गुफा के अंदर छुपा कर लगाए गए सीसीटीवी कैमरा पे जाती है, जिसे देखकर वो समझ आती है कि जितना वो इन सारी चीजों को आसान समझ रही है, ये सारी चीजें इतनी भी ज्यादा आसान नहीं है। इसीलिए वो इस लड़के को अपने बातों में फंसाने की कोशिश में लग जाती है और उसे धक्का देते हुए वो
उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है कि तुम पहाड़ी देवता बिल्कुल भी नहीं हो। हर साल हमारे गांव की एक लड़की को पहाड़ की देवता की वाइफ बनाकर इस पहाड़ के अंदर भेजा जाता है उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए। ये सुनकर पहाड़ी देवता कहता है कि देखने से तो तुम पढ़ी लिखी लग रही हो, लेकिन तुम इन सारी बातों पे भरोसा कैसे कर सकती हो। जोई कहती है कि मेरी बहन भी ऐसे ही बेवकूफ थी, वो भी इन सारी बातों पे ऐसे ही भरोसा करती थी और वो भी दुल्हन बनकर यहाँ पे आ गई और उसके बाद वो कभी भी लौटकर वापस नहीं गई। मैं अपनी बहन की तरह इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं ये सारी चीजें जानने के बाद भी इस पहाड़ के अंदर आऊँ। लेकिन जो भी औरत यहाँ पे आने के बाद बच्चे को पैदा करके वापस गाँव जाती है, उसके साथ सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं और देखते ही देखते वो औरत गाँव की सबसे ज्यादा रिच पर्सन भी बन जाती है। मुझे भी बहुत ही ज्यादा रिच होना है, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ और अब तुम बताओ कि तुम्हारी सच्चाई क्या है। ये सुनकर वो को ऐसा लगता है कि शायद जोई उसे पहचान नहीं पा रही है, इसलिए वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पे कुछ चीजें एक्सप्लोर करने के लिए आया था और किसी ने मुझे मारकर यहाँ पर बंद कर दिया। लेकिन जोई इसकी बातों पे ध्यान नहीं देती है क्योंकि वो उसके हाथ में बने हुए टैटू को देख लेती है, जो कि सेम टैटू गाँव के मुखिया के हाथ पे भी बना था। इसलिए वो समझ जाती है कि इन सारी चीजों में गाँव के मुखिया का भी साथ है। तभी वो को भी जो पे शक हो जाता है उसके कटे हुए हाथ को देखकर, इसलिए वो उसे पूछता है कि तुम कौन हो, यहाँ पे क्या कर रही हो। और तभी जोई अपने पास छुपाए हथियार को बाहर निकाल देती है और उसे कहती है कि जल्दी से मुझे सच्चाई बताओ। ये सुनकर वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कम आंका था। ये सुनकर जोई कहती है कि लेकिन मैं तुम्हें कम नहीं आंकूंगी। वो कहता है कि पहले तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम हथियार को लेकर यहाँ पे आई कैसे, क्योंकि आने से पहले तो तुम्हारी अच्छी तरीके से तलाशी ली गई होगी। ये सुनकर जोई उस पल के बारे में सोचती है और इसके बाद वो उस पल के बारे में भी सोचती है जिस टाइम उसने इस हथियार को अपने पास लिया था। असल में जब वो गिरने का नाटक कर रही थी तभी उसने इस हथियार को अपने पास छुपा लिया था और यहाँ पे इस चाकू की वजह से वो उससे पूछती है कि बताओ तुम कौन हो। ये सुनकर वो कहता है कि मैं सच में पहाड़ का ही देवता हूँ। जोई कहती है कि बताओ मेरी बहन के साथ तुमने क्या किया था। ये सुनकर पहाड़ी देवता उससे कहता है कि आज तक यहाँ पे जितने भी लड़कियां आई हैं मैंने उनके साथ एंजॉय किया है और उसके बाद मैंने उन्हें जान से मारकर इस पेड़ के नीचे गाड़ दिया है। ये सुनकर जोई को बड़ा ही गुस्सा आता है। वो कहती है कि क्या मुझे मेरी बहन की बॉडी भी नहीं मिल सकती है। इसके बाद वो उस पल के बारे में सोचने लगती है जब उसकी बहन की शादी हो रही थी। शादी में जोई के पिता बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि फाइनली उनकी बड़ी बेटी की शादी हो रही है। सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे गाँव का मुखिया आता है और वो बताता है कि जोई की बड़ी सिस्टर को पहाड़ी देवता ने अपनी वाइफ के रूप में पसंद किया है। ये सुनकर जोई के पिता सामने आते हैं और कहते हैं कि आखिर कैसे ये हो सकता है, आज मेरी बेटी की शादी है और तुम सब मेरी बेटी को पहाड़ी देवता को कैसे दे सकते हो। ये सुनकर गांव का मुखिया कहता है कि देखो यहाँ पे किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो पहाड़ी देवता के बातों को नकार सके। अगर पहाड़ी देवता ने तुम्हारी बड़ी बेटी को अपने लिए शादी करने के लिए फाइनल किया है तो तुम्हारी बड़ी बेटी को ही उससे शादी करना होगा। ये सुनकर छोटी बहन सामने आती है और कहती है कि अगर जरूरी हो तो मैं उसकी जगह ले सकती हूँ, लेकिन मेरी बहन को छोड़ दो क्योंकि आज उसने अपने प्यार के साथ शादी किया है और वो अपने प्यार के साथ हंसी खुशी एक जिंदगी बिताना चाहती है। अगर तुम्हें ले जाना है तो तुम सब मुझे लेकर जा सकते हो। लेकिन गांव के मुखिया जोई को अपने साथ लेकर जाने से मना कर देता है और कहता है कि पहाड़ी देवता ने जिसे अपनी पत्नी के रूप में चूज किया है उसे ही हमें लेकर जाना होगा। ऐसा कहते हुए वो सभी गाँव वालों को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। फिर गाँव वालों के जाते ही गाँव का मुखिया अपने लोगों को आगे भेज देता है जोई की सिस्टर को अपने साथ लेकर जाने के लिए। जोई के पिता और वो दोनों ही जोई की सिस्टर को बचाने में लगे होते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग उसे बचा नहीं पाते हैं और इसी चक्कर में जोई को धक्का लग जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। फिर जोई की सिस्टर को आराम से गाँव वाले अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। कुछ समय के बाद जोई की आंखें खुलती है। उसके बाद वो अपनी बहन लीना को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाती है। कुछ दूर जाने के बाद वो लीना को लोगों को ले जाते हुए देखती है और तभी उसे पीछे से कुछ आवाज आती है। ये देखकर वो जैसे छुपकर देखती है, वो देखती है कि कुछ गाँव वाले मिलकर उसके पिता को जान से मारने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो अपने पिता को बचाना चाहती थी, इसलिए जैसे वो आगे बढ़ती है उसके पिता भी उसे देख लेते हैं और इशारों में उसे अपने पास आने से रोकते हैं। इसलिए जोई भी रुक जाती है। कुछ समय के बाद गाँव वाले उसके पिता को अधमरा छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जोई अपने पिता के पास जाती है। तब उसके पिता उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम इस गांव में वापस कभी भी लौट के मत आना। ये सुनकर जोई कहती है कि आप इसके बारे में बाद में बात करना, मुझे पहले आपको बचाना है, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। लेकिन उसके पिता उसे हॉस्पिटल जाने से मना करते हैं और कहते हैं कि अब मेरे जाने का समय आ गया है, लेकिन जाने से पहले मैं ब्लॉसम विलेज के कुछ सीक्रेट को तुम्हें बताना चाहता हूँ। और फिर ऐसा कहने के बाद जैसे वो सीक्रेट बताने वाले होते हैं और तभी उनकी मौत हो जाती है। जोई अपने पिता को इस तरीके से खोकर बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और इसके बाद वो अपनी बहन को बचाने के लिए जंगल में उस गुफा को ढूंढने लगती है। कुछ समय के बाद उसे वो गुफा तो मिल जाती है, लेकिन वो अंदर नहीं जा पाती है क्योंकि उसे रास्ता अंदर जाने का पता नहीं होता है। और तभी गुफा के अंदर से उसे अपनी बहन की चीखें सुनाई देती है। अंदर हम लीना को देखते हैं जिसके साथ दो लड़के होते हैं जो उसके साथ बुरी हरकतें करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तभी यहाँ पे पहाड़ी देवता आ जाता है और वो लीना को जान से मारने के लिए कह देता है। इसकी आवाज गुफा के बाहर से जोई सुन लेती है और कहती है कि मैं इस आवाज को पहचानती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये आवाज किसकी है। लेकिन जिसने भी मेरी बहन के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश किया होगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा वो उस दिन अपने आप से वादा करती है और आज के दिन वो फाइनली इसके वॉइस को पहचान लेती है और इसके बाद वो अपने पास छुपाए चाकू से अचानक से इस पे हमला कर देती है। चाकू
उसके दिल के थोड़ा सा ऊपर लगता है। इसके बाद जोई उससे कहती है कि आज तक तुमने बहुत लोगों के साथ गलत किया है, जिसका हिसाब तो तुम्हें देना ही होगा ना। लेकिन इतने से पहाड़ी देवता को कुछ नहीं होता है। वो उसके हाथ से चाकू छीन लेता है और उसे फेंक देता है और कहता है कि दिखने में तो तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो, मैं तुम्हें जाने ऐसे थोड़ी ना दे सकता हूँ। ये सुनकर जोई कहती है कि जो कुछ भी करना है वो कर लो, और वैसे भी मैंने तो पहले ही बहुत सारे जहर मैंने अपनी बॉडी के ऊपर, अपने लिप्स के ऊपर लगाए हुए हैं, जो कि तुम्हारे बॉडी के अंदर कब के चले गए हैं। फिर जहर भी अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से पहाड़ी देवता कमजोर पड़ जाता है। और इसके बाद जोई उसे इस गुफा के सीक्रेट के बारे में पूछने लगती है और कहती है कि बताओ आखिर इस गुफा का सीक्रेट क्या है। और तभी उसकी नजर गुफा के अंदर लगे हुए पेड़ पे जाती है, जिसे देखकर उसे कुछ अजीब लगता है। और तभी पहाड़ी देवता उसे कहता है कि शायद तुम्हारी बहन की बॉडी उस पेड़ के नीचे हो सकती है। ये सुनकर जोई रेडी हो जाती है और उसे चाकू की नोक पर कहती है कि मुझे मेरी बहन की बॉडी देखनी है, जल्दी से मेरी बहन की बॉडी मुझे दिखाओ। और इसके बाद वो उसे आगे लेकर जाने लगती है। पहाड़ी देवता उसके साथ तो चल रहा होता है, लेकिन पेड़ के पास जाने के बाद वो एक छुपी हुई बटन को प्रेस कर देता है अपने पैर से, जिसके बाद यहाँ पे अचानक से एक कॉफिन आ जाती है। कॉफिन को देखकर जोई का इंटरेस्ट बढ़ने लगता है और वो उसे कहती है कि आखिर इसके अंदर क्या है। पहाड़ी देवता कहता है कि सीक्रेट तो तुम्हें जानना है, तो इस कॉफिन को तुम्हें क्यों नहीं खोल देती हो। ये सुनकर जोई आगे बढ़ती है और उस कॉफिन को ओपन करती है, जिसके अंदर से जो धुआं निकलता है उस वजह से जोई कमजोर पड़ने लगती है। और तभी गुफा के अंदर कुछ और लड़कों की एंट्री हो जाती है, जिनकी नजर हमेशा से जोई पे थी। वो उसे यहाँ पे देखकर कहते हैं कि लड़कियां तो यहाँ पे बहुत सी आई, लेकिन तुम्हारी जैसी खूबसूरत हसीना यहाँ पे कभी नहीं आई। तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। ऐसा कहने की बात सारे लड़के एक ही बार में जोई के ऊपर हमला करते हैं और उसके कपड़े फाड़ने लगते हैं। जोई को ये देखकर बहुत ही ज्यादा शौक लगता है और तभी अचानक से उसे महसूस होता है कि ये सारी चीजें तो उसकी इमेजिनेशन थी उस कॉफिन के धुएं की वजह से। इसलिए वो खड़ी हो जाती है और उसके बाद वो उस कॉफिन की तलाशी फिर से लेती है, जहाँ पे उस कॉफिन के अंदर उसे शादी के कुछ कपड़े मिलते हैं और साथ ही कुछ लड़कियों को फोटो मिलते हैं। उसमें उसकी बहन की भी पिक्चर होती है, जिसे देखकर उसे ऐसा लगता है कि शायद उसकी बहन जिंदा होगी। इसीलिए वो पहाड़ी देवता से फिर से पूछती है कि बताओ मेरी बहन कहाँ पे है। तब वो उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हें अपनी बहन के पास जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ पे भेज सकता हूँ, बस मुझे तुम्हारे साथ एक रात गुजारनी होगी। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। और तभी यहाँ पे कुछ गाँव वाले आने लगते हैं, जिसे देखकर वो कॉफिन के पीछे जाकर छुप जाती है। गाँव वाले यहाँ पे आने के बाद पहाड़ी देवता को देखते हैं कि उसकी हालत खराब है, इसलिए वो उस लड़की को पकड़ने के लिए पहाड़ी देवता से पूछते हैं कि वो लड़की कहाँ पे है। पहाड़ी देवता उसे बता देता है, फिर आने लगती है, जिस वजह से पहाड़ी देवता भी धीरे धीरे उसके जाल में फंसने लगता है। और जैसे ही जोई को पहाड़ी देवता के पास से लाल कपड़ा मिलता है, वो उसे लात मारते हुए दूर कर देती है और इसके बाद वो उस कपड़े में आग लगा देती है और एक जगह पे फेंक देती है, जिससे कि वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट को सीसीटीवी कैमरा के थ्रू गांव के मुखिया के साथ कुछ और लोग भी देख रहे होते हैं। और जैसे उन्हें इस ब्लास्ट के बारे में पता चलता है, वो गुफा के सीक्रेट को बचाने के लिए और जोई को रोकने के लिए तुरंत गुफा की तरफ निकल जाते हैं। इधर ब्लास्ट होने की वजह से सबकी हालत खराब हो गई होती है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जोई सभी को रस्सियों से बांध देती है। पहाड़ी देवता उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे लाने से पहले तुम्हारी बॉडी की पूरी अच्छी तरीके से तलाशी की गई थी, तो तुमने यहाँ पे बम कैसे छुपाए। जोई उसकी बातों का जवाब नहीं देती है और उसके पास से उसका फोन भी छीन लेती है। और इसके बाद वो लाइव स्टार्ट कर देती है, जहाँ पे वो लाइव के दौरान सभी को अपने गाँव के बारे में और अपने बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है और साथ ही मार्शल आर्ट चैंपियन है। उसके गाँव में कुछ इलीगल काम होते हैं, जिसके बारे में जैसे उसके पिताजी को पता चला, गाँव के लोगों ने उसे जान से मार डाला। इसलिए उसने इस गुफा के सीक्रेट के बारे में पता लगाने के बारे में सोचा और अपनी शादी से एक दिन पहले वो इस गुफा के पास आई थी, जहाँ पे जैसे ही गुफा पे नजर रखने वाले लोग यहाँ से थोड़ी देर के लिए जाते हैं, वो उसी मौके का फायदा उठाते हुए गुफा के अंदर आ जाती है और बॉम्ब सेट करने के बाद वहाँ से चली जाती है। जो ये बताती है कि तुम सबका खेल बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही जल्द मेरी टीम भी आने वाली है। ये सुनकर सभी लोग जोर जोर से इस पे हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम जीत गई हो, तुमने हम सबको हरा दिया और अब तुम्हें एक अच्छा सा मेडल मिलेगा। तुम्हें पता है कि इन सारी चीजों के अंदर कितने बड़े बड़े गाँव के लोग शामिल हैं और कहाँ कहाँ के लोग शामिल हैं, इसीलिए जीत का सपना देखने के बारे में तुम भूल जाओ और अगली बारी तुम्हारी है तो हम तुम्हारे साथ मौज करेंगे। ये सुनकर वो कहती है कि तुम सबने मिलकर आज तक कई सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, लेकिन फिर भी तुम सबको ऐसा नहीं लगता है कि तुम लोगों ने गुनाह किया है। तो चलो ठीक है, किसी के यहाँ पे आने से पहले ही मैं तुम सबको जान से मार डालती हूँ। ये सुनकर पहाड़ी देवता उसे कुछ समय तक अपनी बातों में फंसाने के लिए उससे कहता है कि तुम मुझे प्लीज मत मारो, अगर तुम जानना चाहती हो कि उन सबकी बॉडी कहाँ पे है तो मैं उन सबकी बॉडी तुम्हें दिखा सकता हूँ। ये सुनकर जोई कहती है कि जल्दी करो और इसके बाद पहाड़ी देवता उसे लेकर जाने लगता है। जोई ये सारी चीजें लाइव में दिखा भी रही होती है। पहाड़ी देवता जोई को एक गुफा के साइड में लेकर जाता है, जहाँ पे रास्ता बंद होता है। इसके बाद वो उसे एक कैंडल स्टैंड को मोड़ने के लिए कहता है। जोई जैसे ही ऐसा करती है, सामने से गुफा के अंदर छुपा हुआ दरवाजा ओपन हो जाता है और इसके बाद दोनों उस गुफा के दरवाजे में जाने लगते हैं। इधर गाँव के मुखिया बाकी लोगों के साथ गुफा तक पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि अगर हमने उस लड़की को नहीं पकड़ा तो वो हमारा सीक्रेट सबके सामने ला देगी। आज हम उस लड़की को जान से मार कर ही रहेंगे। ऐसा कहते हुए वो सभी लोगों के साथ अंदर चले जाते हैं, लेकिन जो जोई की स्टेप मदर होती है वो सबके चले जाने के बाद छुपकर वापस से अपने
गांव की तरफ जाने लगती है। इधर पहाड़ी देवता जैसे ही देखता है कि जोई का एंड्रस उस दरवाजे के पीछे जा रहा है, वो उसे धक्का देता है और वहाँ से भाग जाता है। जोई भी उसका पीछा करते हुए अंदर जाती है, लेकिन तब तक वो गायब हो चुका होता है। यहाँ पे आने के बाद वो कहती है कि यहाँ पे तो मुझे कोई भी मिस्टीरियस चीज दिखाई नहीं दे रही है, तो आगे इस चीज को इतने अलग तरीके से क्यों छुपा कर रखा गया था। ऐसा कहते हुए वो आगे बढ़ती है और उसे एक बड़ा सा व्हाइट कपड़ा होता है जो कि काफी बड़ा होता है और किसी बड़ी सी चीज को कवर किया होता है। ये देखकर जोई उस कपड़े को वहाँ से खींच देती है, जिससे कपड़े के अंदर छुपा हुआ बड़ा सा पिंजरा उसकी आंखों के सामने आ जाता है और वो देखती है कि उस पिंजरे के अंदर कई सारी लड़कियां कैद हैं। सभी लड़कियों को इस तरीके से यहाँ पे जिंदा देखकर वो समझ जाती है कि यही गुफा का रहस्य है। और इसके बाद वो बाकी लड़कियों में अपनी बहन लीना को भी देख लेती है। इसके बाद वो अपनी बहन को आवाज लगाती है, लेकिन पिंजरे के अंदर जितने भी लड़कियां होती हैं वो बहुत ही ज्यादा डरी और सहमी होती हैं। इसकी बहन भी बहुत ही ज्यादा डरी होती है। इसलिए जब जोई उसे आवाज लगाती है और उसे उसका नाम पुकारती है, तब उसकी बहन डरते हुए अपने चेहरे को छुपाने लगती है। ये देखकर जोई उसे बताती है कि वो उसकी बहन है, वो उसके तरफ देखे। लीना जैसे ही होश में आती है और अपनी बहन को देखती है, वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी लाइफ में तुम्हें दोबारा देख पाऊंगी। जोई अपनी बहन के साथ बाकी सभी लड़कियों को जिंदा देखकर काफी खुश होती है और इसके बाद कहती है कि मैं तुम सबको यहाँ से बचाकर लेकर चली जाऊंगी। ये सुनकर सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। जोई कहती है कि मैं सबको बचाऊंगी, लेकिन तुम सब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्या हो रहा था। ये सुनकर उसकी बहन उसे बताती है कि हमारे ही गाँव के लोग हमारे गाँव की लड़कियों को यहाँ पे लाकर पहले रात गुजारते हैं और उसके बाद लड़कियों को लोगों के साथ बेच देते हैं। और पहाड़ी देवता भी गाँव के मुखिया और बाकी लोगों के साथ मिला हुआ है। यहाँ पे कोई भी पहाड़ी देवता नहीं है। जो भी लड़की पहाड़ी देवता के साथ बाकी लोगों की बातें मानती है और जैसा वो लोग कहते हैं वैसा वो करती है, वो उन लड़कियों को छोड़ देते हैं। लेकिन जो लड़कियां उनकी बात नहीं मानती हैं, वो उनके साथ रात गुजारने के बाद यहाँ पे कैद कर देते हैं और उन्हें दूसरी जगह पे ले जाकर बेच देते हैं। ये देखकर जोई कहती है कि अब तुम सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे आ गई हूँ और मैं तुम सबको यहाँ से बचाकर ले जाऊंगी। ऐसा कहते हुए जैसे खड़ी होती है, यहाँ पे पहाड़ी देवता अचानक से आ जाता है और उसके गले पे चाकू रख देता है और कहता है कि हिलने के बारे में सोचना भी मत और अपने हाथ के चाकू नीचे फेंक दो। ये सुनकर जोई अपने हाथ के चाकू को नीचे फेंक देती है। इसके बाद वो उसे कहता है कि लोगों के पास तो मैं तुम्हें बाद में ले जाऊंगा, सबसे पहले तुम्हें मुझे सेटिस्फाई करना होगा और उसके बाद ही मैं तुम्हें आगे लेकर जाऊंगा। ये सुनते ही जोई अचानक से इस पे हमला कर देती है और उसके साथ फाइट करने लगती है, लेकिन कुछ समय फाइट करने के बाद भी वो पहाड़ी देवता के साथ जीत नहीं पाती है। पहाड़ी देवता उसके गले को प्रेस करने लगता है और उसे जान से मारने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर उसकी बहन लीना अपनी बहन के लिए भीख मांगने लगती है और कहती है कि मेरी बहन को यहाँ से जाने दो, उसे छोड़ दो। ये सुनकर वो जैसे ही हंसता है और उसका ध्यान थोड़ी देर के लिए हटता है, जोई इतनी ही देर में उसे फिर से पीट कर अपने चाकू को उठाकर उसके गले पर इतना चाकू रख देती है। लेकिन तभी यहाँ पे गाँव वाले भी आ जाते हैं। गाँव वालों को देखकर वो वहीं पे उन्हें रोकने के लिए कहती है और कहती है कि आगे बढ़े तो मैं इस लड़के की जान ले लूंगी। मुखिया समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने सीक्रेट को कैसे बचाए और तभी उसे लीना पे नजर जाती है। वो चाकू निकालता है और वो उसके गले पे चाकू रख देता है और कहता है कि अपनी बहन को बचाना चाहती हो तो चाकू नीचे छोड़ दो। जोई को मजबूरी में चाकू छोड़नी पड़ती है और इसके बाद गाँव वाले उसे पकड़ लेते हैं। गाँव का मुखिया आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं तो तुम्हें गाँव की एक सीधी सादी कमजोर लड़की समझ रहा था, लेकिन तुम तो बहुत ही ज्यादा तेज निकली, लेकिन फिर भी तुम हमारे आगे कुछ भी नहीं हो। ये सुनकर जोई कहती है कि खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस यहाँ पे बहुत ही जल्द आने वाली है। ये सुनकर गाँव का मुखिया जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हर कोई आसानी से इस गुफा में आ जा सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारे सीक्रेट्स को जानते हैं सिर्फ वही यहाँ पे आ सकते हैं, इसलिए तो तुम्हें यहाँ पे लेकर आने से पहले तुम्हारे आंखों के ऊपर पट्टी बांधा गया था। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सौतेली माँ पुलिस वालों को लेकर गुफा की तरफ तेजी से आ रही होती है और इधर पहाड़ी देवता कहता है कि इस लड़की को तो वैसे भी मारना है, लेकिन इसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा मुझे पसंद है, इसलिए मैं पहले इसके साथ मस्ती करूंगा और उसके बाद ही मैं इसे जान से मारूंगा, क्योंकि इस तरीके से इसे मारना वेस्ट होगा। ये सुनकर गाँव का मुखिया कहता है कि लड़की तुम्हारी है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। ये सुनकर गुफा का देवता सामने आता है और उसके कपड़े सबके सामने धीरे धीरे उतारने लगता है। ये देखकर लीना को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है और वो रिक्वेस्ट कर रही होती है कि सभी लोग उसकी बहन को छोड़ दें, लेकिन गुफा का देवता ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है। वो उसके क्लोज जाने लगता है और तभी यहाँ पे पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं, जो कि यहाँ पे आते ही थोड़ी देर के अंदर सबको गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर सीनियर ऑफिसर आगे बढ़ता है और जोई से कहता है कि तुम्हारा अंडरकवर मिशन कंप्लीट हो गया है और तुमने सक्सेसफुली सभी उन पर्सन को पकड़ लिया है जो कि लड़कियों को बेचा और खरीदा करते थे। इसके बाद सभी लड़कियों को पिंजरे से बाहर निकाल दिया जाता है। दोनों बहनें एक दूसरे से मिलकर काफी ज्यादा खुश होती हैं, लेकिन जोई उस शख्स का चेहरा देखना चाहती थी जो कि ये सारी चीजें कर रहा था, इसलिए वो आगे बढ़ती है और उस मास्क वाले पर्सन का मास्क हटाती है। तब वो देखती है कि सामने वो है। ये देखकर वो गुस्सा हो जाती है और इसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी बहन तो तुमसे प्यार करती थी ना, और तुम भी तो कहीं ना कहीं उससे प्यार करते थे, फिर तुमने मेरी बहन को इस नर्क में क्यों डाला? ऐसा कहते हुए गुस्सा करती है और उसे फिर से थप्पड़ मारती है। इसके बाद सभी को गुफा के अंदर से बाहर निकाला जाता है। जैसे ही दोनों बहन बाहर आती हैं, वो सौतेली माँ को देखती हैं जो कि अपने बेटे के साथ उन दोनों का आने का इंतजार कर रही थी। फिर
जैसे ही दोनों को जिंदा और सही सलामत वापस आते हुए वो देखती हैं, वो काफी खुश होती हैं। सीनियर ऑफिसर जोई को बताते हैं किस तरीके तुम्हारी मॉम ने हमारी मदद की थी और हमें यहाँ पे लेकर आई भी थी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जोई ने तो अपनी सौतेली माँ से इनडायरेक्टली हेल्प मांग लिया था और उन्होंने जानबूझकर उनके बॉक्स में ट्रैकर भी रख दी थी ताकि उसकी सौतेली माँ उसके इरादों के बारे में जान जाए और उसकी मदद करे, और ऐसा हुआ भी। उसकी सौतेली माँ ने उसकी मदद भी की। सभी लोग सभी चीजें ठीक होने पे काफी खुश होते हैं, लेकिन लीना अपनी माँ को यहाँ पे इस तरीके से देखकर काफी गुस्सा करती है। वो कहती है कि जब आपको सब कुछ पहले ही पता था तो आपने इन सारी चीजों के बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? आपको पहले इन सारी चीजों के बारे में बता देना चाहिए। ये सुनकर सौतेली माँ कहती है कि जिस तरीके से तुम सब जाल में फंस गए उसी तरीके से मैं भी गाँव के सरपंच के जाल में मैं भी फंस गई थी। कुछ सालों तक मुझे भी नहीं पता था कि इस गुफा के अंदर क्या होता है, लेकिन जब मुझे शक हुआ और मुझे इसके बारे में पता चला तब गांव के लोगों ने और गांव के मुखिया ने मुझे धमकाने की कोशिश की। उन्होंने मेरे बच्चे को अपने पास कैद कर लिया और उन्होंने कहा कि जब तक मैं उनकी बातों को नहीं मानती हूँ और उनके इस बुरे काम में उनका साथ नहीं देती हूँ तब तक वो मेरे बच्चे से मुझे मिलने नहीं देंगे। वो उसे किडनैप करके अपने पास रखेंगे, इसलिए मुझे मजबूरी में उन सभी की बातें माननी पड़ी। ऐसा कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगती है। ये देखकर दोनों बहनों को समझ में आ जाता है कि जिस तरीके से वो उनके जाल में फंस गई थी ये भी उनके जाल में फंस गई थी, इसीलिए वो उसे ब्लेम नहीं करती हैं और अपने साथ लेकर घर चली जाती हैं। अगले सीन में हम सभी को कोर्ट में देखते हैं जहाँ पे जब लोगों को इन गाँव वालों की असलियत पता चलती है तब सब उसे मॉन्स्टर बुलाते हैं और उसे मौत की सजा देने के लिए कहने लगते हैं। जोई को भी जितना गाँव के सरपंच और लोगों के बारे में पता होता है वो सारी बातें जज के सामने रख देती है। ये देखकर जज गाँव के मुखिया से ही सारी सच्चाई यहाँ पे कहने के लिए कहते हैं। गाँव का मुखिया अब पूरी तरीके से फंस गया होता है, इसलिए वो सारी सच्चाई एक एक करके बताने लगता है। वो कहता है कि ये सारी चीज 20 साल पहले स्टार्ट हुई थी जब मैं जवान हुआ करता था। एक दिन मैं जंगल में घूमने के लिए गया था और मुझे गांव की एक सुंदर लड़की दिखाई दी। मैं उसे जब देखा तब मुझे उसके साथ कुछ करने का मन किया। मैं उसकी खूबसूरती को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने उसके साथ गलत कर दिया। मैंने उस गुफा में ही उसके साथ गलत किया। उस लड़की ने इस सदमे को बर्दाश्त नहीं किया और उसके बाद उसने खुद की जान खुद से ले ली। मैं इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा डर गया था, इसलिए मैंने इसके बारे में अपने खास दोस्तों को भी बता दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस सीक्रेट को बहुत ही अच्छी तरीके से छुपाना होगा और तभी हमें गुफा का ख्याल आया। हम सभी दोस्तों ने मिलकर यह डिसाइड किया कि हम यहाँ पे झूठी कहानी रचेंगे। हम बताएंगे कि गुफा के अंदर गुफा का कोई देवता रहता है जिसे दुल्हन की तलाश रहती है और इस तरीके से हम हर बार एक नई लड़की को आसानी से अपने पास ला सकते हैं। लड़कियों के साथ जब ये सारी चीजें होगी तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाएंगी और डर के मारे वो हमारी हर वो बात मानेंगी जो हम उससे कराना चाहते हैं, और जो लड़कियां हमारी बात को नहीं मानेंगी हम उसे दूसरों के हवाले बेच देंगे। इस तरीके से गाँव के मुखिया और कई सारे लोग साथ में मिलकर इन सारी झूठी चीजों को कई सौ साल से चला रहे थे। इन सभी के गुनाहों के बारे में जानने के बाद जज सभी को मौत की सजा सुना देते हैं। ये सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन जोई अभी भी वू पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। वो कहती है कि जब तुम्हें सारी चीजों के बारे में पहले ही से पता था तो तुमने मेरी बहन को इन सारी चीजों में क्यों फंसाया? ये सुनकर वो कहता है कि तुम्हारी बहन लीना मुझे शहर में मिली थी और मुझसे प्यार कर बैठी थी। मैं उसे बेचने के लिए ब्लॉसम विलेज ले गया था। मैंने उसे झूठ बोला था कि मैं यहाँ पे ही पला बड़ा हूँ, लेकिन जैसे वो उस गाँव में पहुंची उसने अपने गाँव को पहचान लिया और उसने बताया कि वो भी इसी गाँव की है। ये सुनकर मैं शॉक्ड हो गया और मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने काम को पूरा नहीं कर पाऊंगा, और तभी उसने तुमसे फोन करके बात की। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आगे मुझे क्या करना चाहिए और इसीलिए मैं गांव के मुखिया से जाकर मिला और एक दूसरा प्लान बनाया। हमने अपने प्लान के अकॉर्डिंग सारी चीजें सही से होती जा रही थी और हमने सक्सेसफुली लीना को उस गुफा में भी लेकर चले गए थे। जब मैं लीना के पास पहुंचा तब लीना को ऐसा लगा कि मैं उसे वहाँ पे बचाने के लिए आया हूँ, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये मेरा ही प्लान था जिसमें वो फंस गई है। और इस बात से अनजान लीना वू को यहाँ पे देखकर काफी खुश होती है। वो उसे कहता है कि मैं ही पहाड़ी देवता हूँ। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है और इसके बाद वो उसे अपने काम में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन लीना इसके खिलाफ होती है और कहती है कि मैं इसके बारे में सबको जाकर बता दूंगी। मैं तुम्हारे गंदे इरादे में कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। मैं यहाँ से जाकर सीधा पुलिस को भी इसके बारे में बता दूंगी। ऐसा कहते वो जाने वाली होती है, लेकिन वो उसे रोक लेता है और तभी यहाँ पे कुछ और लड़के भी आ जाते हैं और वो उन सभी लड़कों के बीच में अकेला लीना को छोड़ देता है और फिर वो लोग उसके साथ बहुत ही ज्यादा गलत करते हैं। लीना ये सारी बातें बताती हुए बहुत ही ज्यादा अफसोस खा रही होती है और कहती है कि मुझे इस बात का बहुत ही ज्यादा अफसोस है कि मैं अपनी लाइफ में तुमसे मिली, तुमसे प्यार की। आगे जज इन सभी को पुलिस के हवाले कर देते हैं ताकि पुलिस इन्हें सजा दे सके। सभी के जाने के बाद जोई भी अपनी माँ के साथ बाहर आती है, तब उसके सीनियर ऑफिसर उसका इंतजार करते हैं और फिर वो उसे सम्मानित करते हुए कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, और इससे सिंपल ड्रामे का द एंड हो जाता है। वैसे कहानी की स्टार्टिंग को देखकर आपको क्या लगा था कि गुफा का रहस्य क्या होगा, और क्या आप भी जोई की तरह एक बहादुर सिस्टर है जो कि अपनों के लिए कुछ भी कर सकते हैं? तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।